हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 यानी कि रिलेशंस एंड फंक्शंस स्टार्ट करने वाले हैं। हमने कुछ पहले जो है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 यानी कि सेट्स को कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम लोग जो है उसके आगे रिलेशन और फंक्शन पर चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर का, कि एक्चुअली ये ऑर्डर्ड पेयर होते क्या हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर। उसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने माना है सेट ए को 1 और 2 और सेट बी 3 और 4। ठीक है, अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, अभी हम आपको बताएंगे ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं और हमें ये आता है 1 क्रॉस 1 3 1 4 2 3 और 2 4। ठीक है, तो यही होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर। 1 3 हो गया ऑर्डर्ड पेयर हो गया, 1 4 हो गया ऑर्डर्ड पेयर, 2 3 हो गया ऑर्डर्ड पेयर और 2 4 हो गया ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, और जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, यानी ये कि ये फर्स्ट एलिमेंट वो सभी सेट ए से आएगा। ठीक है, और जितने भी होंगे सेकेंड एलिमेंट वो सभी आएंगे सेट बी से। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल था ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। उसके बाद हम लोग, और देखिए उसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, कि सपोज कीजिए कि ए क्रॉस बी है। ठीक, उसमें पी और क्यू एलिमेंट है, तो पी जो है वो सेट ए से आएगा और क्यू जो है वो सेट बी से आएगा। बहुत ही सिंपल है। तो ये जो मेन टॉपिक है हमारा वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो हम लोग विशेष रूप से उस पर चर्चा करते हैं। उसके लिए हम डिफिनेशन पढ़ते हैं क्या होता है इसका। तो टू नॉन एम्प्टी सेट्स, जैसे कि सॉरी यहाँ पर पी क्यू नहीं होगा, यहाँ पर होगा ए और बी। ठीक है, तो आपको जो पीडीएफ मिला है उसमें भी गलती से यहाँ पर पी और क्यू हो गया है, आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो हमने दो नॉन एम्प्टी सेट्स माना है ए और बी, तो जो ए क्रॉस बी होगा वही हमारा कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए और सेट बी। बहुत सिंपल है कि हम लोग कोई सेट माने दो ए और बी जो कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। ठीक, तो जो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे वही हमारा कहलाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ठीक, हम लोग आपको इसे एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे हमने माना सेट ए को 1 और 2, ठीक, और सेट बी माना 3 4। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है आप बताइए कि ए क्रॉस बी क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे ए का जो है 1 और 2 और फिर जो बी का है 3 4 एलिमेंट, उसके बीच में एक क्रॉस। ठीक है ना, लिखने का क्या तरीका होता है। तो सबसे पहला एलिमेंट आएगा वो आएगा फर्स्ट एलिमेंट का, सॉरी फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक, उसके साथ जो है सेकेंड सेट का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है ना, फिर जो फर्स्ट एलिमेंट होगा सेट ए का उसका होगा सेट बी का सेकेंड एलिमेंट के साथ। ठीक है, और इसी प्रकार से चलता रहेगा। जब सब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर से हम सेट ए का सेकेंड एलिमेंट को सेट बी से फर्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे, फिर से सेकेंड एलिमेंट के साथ करेंगे। मतलब कि जब हम ए क्रॉस बी लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट से कंबाइन कराते हैं। ठीक है, फिर सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग सेट बी का सेकेंड एलिमेंट से कंबाइन कराते हैं। और इसी प्रकार अगर यहाँ पर और रहा तो हम सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ जितना भी एलिमेंट अगर रहा तो उससे हम कंबाइन करेंगे। ठीक है, फिलहाल वो नहीं है। फिर हम लोग सेट बी का जो सेट ए का सेकेंड एलिमेंट होगा उसको फिर हम लोग जो है फर्स्ट सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट से कंबाइन कराएंगे और फिर सेट बी का सेकेंड एलिमेंट से कंबाइन कराएंगे, और इस तरह से हमारा ए क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है, और आपसे स्कूल एग्जाम में पूछ देगा 1 वर्ड में यानी कि 1 नंबर में
ठीक है ना, ये क्वेश्चन कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए है m और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी है n, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस सेट बी होगा वो हमारा होगा डायरेक्ट m इंटू n, ठीक है ना। तो देखिए इसी एग्जांपल में देखिए कि अगर हम NA लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आएगा 1 और 2 यानी कि 2 आ जाएगा। अगर हम NB लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है 2 ही आता है, ठीक है। तो अगर हम NA क्रॉस B निकालते हैं तो वो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4 आ जाएगा, सिंपली 4। तो देखिए जब हम A क्रॉस B लिखे थे तो हमारे पास 4 ही आया था, 1 3 1 4 2 3 2 4, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है A क्रॉस B में वो होता है हमारा दोनों सेट्स में कितने एलिमेंट हैं उनका प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आप अभी आपने क्या समझा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी होता है m इंटू n, ठीक है। और इसी बार आपसे पूछ दिया कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताइए ए क्रॉस बी में, तो अब क्या कीजिएगा, जिस तरह से हमने सेट में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि नंबर ऑफ सबसेट होता है 2 पर पावर m, यानी कि नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, यही ना था यहाँ पर, ठीक है। तो उसी से हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा वो क्या हो जाएगा 2 पर पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी, यानी कि 2 पर पावर m क्रॉस n। अगर एग्जाम्पल समझे, जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास NA है 2, ठीक, और NB है 3, ठीक है। हम आपसे पूछ दिए कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन A क्रॉस B, तो अब क्या कीजिएगा 2 पर पावर 2 इंटू 3 यानी कि 2 पर पावर 6। तो ये बहुत ही सिंपल था, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं कुछ कार्टेशियन प्रोडक्ट पर। जैसे कि हमारे पास सेट ए दिया हुआ है 1 2 और सेट बी दिया हुआ है 2 5, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी, फर्स्ट क्वेश्चन ये है। और सेकेंड क्या है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, और थर्ड है कि फाइंड ए क्रॉस बी, ठीक है। हमारे पास हमारे पास 2 सेट दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्रॉस बी, फिर पूछा टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, और थर्ड में पूछ रहा है ए क्रॉस बी का वैल्यू। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसे ट्राई करें, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि हमारे पास सेट ए क्या दिया हुआ है 1 क्रॉस 2 और सेट बी दिया हुआ है 2 क्रॉस 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी। अभी जस्ट आपको मैं फॉर्मूला बताया हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी का, ठीक है। मैं फिर से आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, देखिए यही था वो फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी का m इंटू n, सिंपल सा फॉर्मूला है। आप चलिए हम लोग उसी को अप्लाई करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए क्या हुआ है, क्या है 2 है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी भी हमारे पास 2 ही दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो बन चुका है, ठीक। फिर जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन ए क्रॉस बी, ठीक है ना।
तो मैं इसको मिटा रहा हूँ फर्स्ट सॉल्यूशन को, ठीक। चलिए सेकेंड में पूछा टोटल नंबर ऑफ सबसेट। टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या था, 2 पर पावर a क्रॉस b का नंबर, ठीक है। तो हमारे पास a क्रॉस b का नंबर आया था 4, यानी कि 2 पर पावर 4 यानी कि 16। ये हमारा आंसर हो गया सेकेंड नंबर का, बहुत ही सिंपल है। और थर्ड में पूछ रहा है हमारे पास कि a क्रॉस b का वैल्यू बताइए। तो आप सिंपल बना दीजिएगा उसको, मैं सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, तो फर्स्ट भी हम लोग बना चुके थे, ए वाला हमारे पास 4 आया था, फिर सेकेंड ही बना दिए थे 16 आया था, ठीक है। बहुत ही आसान है ये सब, आप कृपया करके इसे अपने नोटबुक में नोट करते जाए ताकि आपको अच्छे तरीके से ये समझ आए। और जो थर्ड था उसका आंसर देखिए, ए क्रॉस बी का, ए था हमारे पास 1 2, बी था 2 5, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड का फर्स्ट, फिर फर्स्ट सेकेंड से करेगा, फिर ये सेकेंड फर्स्ट है और फिर ये सेकेंड सेकेंड से, इस तरह से हमारा ए क्रॉस बी भी आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, कुछ करना ही नहीं हम लोगों को। फिर है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अभी जस्ट हम लोगों ने शुरुआत किया था ऑर्डर्ड पेयर से। अब इसमें ये सवाल है कि ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे। क्या समझे कि ऑर्डर्ड पेयर कब इक्वल होंगे। पहले हम लोग आपको एक एग्जाम्पल समझाते हैं इसको। जैसे कि सपोज कीजिए हमने माना कि एक सेट है जिसमें एलिमेंट है x,3, फिर सेट दूसरा है जिसमें एलिमेंट है 2, y, ठीक है। और दोनों सेट जो है आपस में बराबर है, ठीक है। दोनों सेट आपस में बराबर है और आपसे पूछ रहा है कि बताइए x का वैल्यू और y का वैल्यू, ठीक है ना। तो आपस में बराबर है, इसका मतलब कि उसका जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट होगा वो बराबर होगा। मतलब कि सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट और सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट जो है आपस में बराबर होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट। उसी प्रकार सेट ए का सेकेंड एलिमेंट और सेट बी का सेकेंड एलिमेंट भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ से जो हमारा x का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 2 और y का मान आ जाएगा हमारे पास 3। यही तो है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। चलिए इसको हम डिफरेंस समझाते हैं। तो क्या लिखा है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ। 2 ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे कब, जब कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, ठीक है, मतलब कोरोस्पोंडिंग फर्स्ट एलिमेंट आर इक्वल, ऑल्सो सेकेंड एलिमेंट आर इक्वल। मतलब कि जो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट था x वो 2 के बराबर होना चाहिए और जो सेकेंड एलिमेंट था वो भी इस सेकेंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, तभी हमारा कहलाता है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। बहुत ही आसान है ये सब। आप इसे PDF से नोट्स कर लीजिएगा। मैं PDF आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ हमेशा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एग्जांपल तो मैंने आपको समझा दिया था जस्ट, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए कि क्या दिया हुआ है, 2 सेट है हमारे पास। सेट ए में द एलिमेंट दिया हुआ है x+1 और y-2, ठीक है। और सेट बी में दिया हुआ है 3,1। ये हमारे एलिमेंट दिए हुए हैं और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर दोनों सेट आपस में बराबर होंगे तो बताइए x का मान और y का मान। अभी जस्ट आप पढ़े थे इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो उसी से हम लोग इसको बनाएंगे। तो देखिए एग्जाम में अगर आएगा तो आप स्टेप कुछ इस प्रकार से लिखेगा तो आपको नंबर फुल मिलेगा, ठीक है। तो क्या है, तो सिंस बोथ सेट्स आर इक्वल देन बाय इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। मतलब कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों सेट्स आपस में बराबर हैं, इसका मतलब कि जो कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स होगा
सेट ए का, मतलब कि सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट के बराबर होगा। अभी जस्ट आपको मैंने समझाया था इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में, क्या समझाया था कि जो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट के से बराबर होगा, और उसी प्रकार जो सेट ए का सेकेंड एलिमेंट होगा वो सेट बी का सेकेंड एलिमेंट से के बराबर होगा। ठीक है, तो उसी से हम लोग बनाएंगे। अगर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलता है तो आप कृपया करके इसी स्टेप का प्रयोग करें। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला हम लोगों को कि x+1 जो है वो 3 के बराबर है और y-2 जो है वो 1 के बराबर है। यहाँ से x2 आ जाएगा और y3 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल था, ये भी समझना बहुत आसान था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे कुछ हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। ठीक है, 1-2 एग्जाम्पल समझते हैं, 3 एग्जाम्पल, तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या एक्चुअली। ठीक है ना, तो हम लोग फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग माना है कि सेट P में एलिमेंट दिया हुआ है A B C और सेट Q में दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक R। ठीक है, हमसे सवाल पूछ रहा है कि बताइए P क्रॉस Q और Q क्रॉस P। ठीक है, चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम जब P क्रॉस Q निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक B C क्रॉस R। ठीक है, यही ना आएगा। ठीक है, तो आपको मैं क्या बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, जस्ट थिंक एंड राइट। ठीक है, कैसे लिखा जाता है, तो सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम सेट बी के साथ कंबाइन करेंगे। क्या समझे कि सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट को सेट बी के साथ कंबाइन करेंगे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं लिखना। A, R, ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट P क्रॉस Q का, सॉरी यहाँ पर होगा ये। ठीक है, चलिए, और मैं आपको क्या बताया था आगे कि अगर सेट बी में और एलिमेंट है तो हम फिर से उस फर्स्ट एलिमेंट को कंबाइन करेंगे, लेकिन यहाँ तो एक ही है तो हम इसको नहीं लिख पाएंगे यहाँ से। ठीक है, सॉरी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब सेट ए का सेकेंड एलिमेंट को सेट बी से फर्स्ट से करेंगे, उसी प्रकार सेट ए का थर्ड एलिमेंट को सेट बी का फर्स्ट एलिमेंट के साथ कंबाइन करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, B, R, C, R। ठीक है, तो ये हो गया हमारा P क्रॉस Q। बहुत आसान है ना। ठीक है, तो आप इसे नोट्स करिए। अब हम बताते हैं Q क्रॉस P को। तो देखिए, अगर आप कॉपी में इसको लिख लिए हैं तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ खट से Q क्रॉस P को कैसे लिखेंगे। तो देखिए आपको P क्रॉस Q क्या आया था पहला, ज़रा कॉपी में देखिए, आया होगा A क्रॉस R आया था। तो आप क्या कीजिए कि जो A क्रॉस R आया था आप उसको पलट दीजिए, यानी कि R क्रॉस A हो जाएगा। पलट दिए। फिर सेकेंड क्या आया था आपके पास, B क्रॉस B और R, तो आप उसको भी पलट दीजिए, यानी कि R B आया था। फिर थर्ड क्या आया था, C क्रॉस R, सॉरी C और R, उसको भी पलट दीजिए, यानी कि R C। बस सिंपल हो गया, Q क्रॉस P भी। ठीक है, तो अगर आप एक लिख लेंगे P क्रॉस Q, बस उसको पलट दीजिएगा तो आपको Q क्रॉस P का भी आंसर आ जाएगा। और आप यहाँ से क्या देखें कि एक रिजल्ट देखे होंगे आप कि P क्रॉस Q जो है वो Q क्रॉस P के बराबर नहीं आया। समझे कि नहीं समझे, मतलब कि रिलेशन और फंक्शन में क्या होता है कि 2 क्रॉस 3 इज नॉट इक्वल टू 3 क्रॉस 2। ऐसे तो कहिएगा कि दोनों बराबर है, कहेगा 2 क्रॉस 3 6 आएगा, 3 क्रॉस 2 भी 6 आएगा, लेकिन जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से ये बराबर आपस में नहीं होगा।
ठीक है। हाँ, लेकिन नंबर बराबर होगा। जैसे इसका नंबर निकाले हम n, नंबर ऑफ p क्रॉस q, नंबर ऑफ q क्रॉस p, तो दोनों बराबर होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें जो एलिमेंट होगा वो उसका जो पोजीशन होगा वो डिस्प्लेस होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है ये सब भाई। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, ये तो मैं आपको बताया था रफ में, इसको मैं अब नोट्स में बता रहा हूँ। देखिए इस प्रकार से मैंने बनाया था। ठीक है, तो आप पॉज करके इसे नोट्स कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हूँ PDF का, उससे भी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते दूसरा एग्जाम्पल पर। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग जो NCERT का है। तो इसमें हम लोग क्या किए हैं कि सेट A को में माने 1 2 3 एलिमेंट, B में माने 3 4 और C में माने 4 5 और 6। हमसे सवाल 4 बताया है, मैं आपको सिर्फ 2 बताऊंगा और जो 2 है वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा। नहीं बनेगा तो आप NCERT से एग्जाम्पल है, आप उससे देख सकते हैं। ठीक है, तो सवाल फर्स्ट में पूछा है मेरे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, और सेकेंड में पूछ रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक है, तो मैं आपको फर्स्ट और सेकेंड बता दूंगा जस्ट अब भी। ठीक है, और थर्ड फोर्थ जो है वो फिर फर्स्ट के जैसा सेम है थर्ड, और 2 के जैसा 4 भी सेम है। ठीक है, बस यूनियन के जगह इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं फर्स्ट सेकेंड आपको अभी जस्ट बताऊंगा, थर्ड फोर्थ आप खुद से ट्राई कीजिएगा। नहीं बना तो NCERT तो है ही। ठीक है, चलिए आप समझ गए होंगे। तो देखिए फर्स्ट में क्या है हमारे पास कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C है। सबसे पहले हम क्वेश्चन से क्या निकालेंगे, B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो ये तो आपको आता ही होगा क्योंकि चैप्टर 1 में आपको पढ़ा चुका हूँ कि इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है। तो मैं उस पर ज़्यादा विचार नहीं करूँगा, बात नहीं करूँगा, डायरेक्ट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो B क्या दिया हुआ है 3 क्रॉस 3 4 और C दिया हुआ है 4 5 6 और ठीक है, तो B इंटरसेक्शन C क्या आ जाएगा, चलिए क्या आएगा, हाँ 4 आएगा ना, सही बात है। क्या है कि इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स में कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, उसी को ना बोलते हैं इंटरसेक्ट। चलिए बहुत सुंदर, तो B इंटरसेक्शन C क्या आ जाएगा हमारे पास 4, बहुत ही बढ़िया। तो इससे हमारा फर्स्ट आंसर बहुत आसान आ गया, क्या है तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो हमारे पास सेट A क्या दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 क्रॉस B यूनियन C क्या आया था हमारे पास, जस्ट 4 आया था। ठीक है, तो आप इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा 1 4 2 4 3 4। ठीक है, इस प्रकार से हमारा फर्स्ट आंसर भी आ गया। अब देखिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, उसे हम लोग से पूछ रहा है A क्रॉस B यूनियन B क्रॉस C। ठीक है, चलिए देखिए चल देखिए A क्रॉस B निकालते हैं तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आता है, और फिर A क्रॉस C निकालते हैं तो हमारे पास ये एलिमेंट आता है। ठीक है, ये तो आपको भी निकालना आता है, तो आप जस्ट अपने कॉपी में खट से स्पीड में इसे निकालिए। ठीक है, जल्दी निकालिए, हम रुकते हैं थोड़ा देर। चलिए निकल गया, तो हम लोग अब सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C है, मतलब कि A क्रॉस B और A क्रॉस C में कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, हमें वो सिर्फ और सिर्फ लिखना है। चलिए मैं यहीं पे समझा देता हूँ डायरेक्ट। तो देखिए क्या मिल रहा है, अच्छे से देखिए 1 4 1 4 दोनों में मिल रहा है। ठीक है, पहला एलिमेंट। फिर क्या मिल रहा है 2 4 2 4 दोनों में मिल रहा है। फिर और क्या मिल रहा है 3 4 3 4 दोनों में मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ठीक, बहुत ही आसान है। 3 4 आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, होमवर्क रहा आपका। ठीक है, 3 4 आप खुद से ट्राई कीजिए, देखिए आंसर आ गया 1 4 2 4 3 4।
ठीक, PDF में आपको नोट्स मिल चुका है, आप वहाँ से अच्छे से इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हमारे पास P दिया हुआ है AB, हमसे पूछ रहा है P क्रॉस P। इसे हम बोलते हैं ट्रिपलेट ऑर्डर्ड। ठीक है, अगर 2 रहता है P क्रॉस P उसे हम बोलते हैं डबलेट ऑर्डर, और 3 रहता है तो उसे बोलते हैं हम ट्रिपलेट ऑर्डर। ठीक है, ये 1 राउंड में आपको आ सकता है ऑब्जेक्टिव में बोले तो। चलिए अब इसका एक आंसर निकालते हैं। तो पहले इसका प्रोसेस देखते हैं कैसे निकलता है। तो P दिया हुआ है AB, ठीक है, सबसे पहले हम निकाल लेंगे P क्रॉस P। क्या आ जाएगा हमारे पास, A B A B आ गया। अब फिर हम इसको कर देंगे इंटर, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग फिर से P को, यानी कि P क्रॉस P जो आया था उसको हम लोग फिर से P से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब कि ये जो एलिमेंट है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे A B से। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर, A B B, फिर आएगा A B आएगा। चलिए इसका आंसर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ यहीं पे जस्ट डायरेक्ट। तो जब हम P क्रॉस P निकाले तो हमारे पास ये आया था। ठीक, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग A B से।